22 जिले 22 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बेरोजगारी के मुद्दे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 28,000 करोड़ का निवेश हुआ है। प्रदेश में बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। यही प्रयास है कि आज 28,000 करोड़ का निवेश हमारे साथ सुरक्षित हुआ है। आप कभी केएमपी पे जाए तो 3 पॉइंट देखिएगा। पहला, रोज का मेयो जो सोना के साथ हमारा आईएमटी है, उसके अंदर एटीएल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्लांट की स्थापना। दूसरा, जो मानेसर क्रॉस करते ही फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा 140 एकड़ का सिंगल वेयरहाउस बन रहा है। और तीसरा अब खरखोदा है। मैं ये मानता हूँ ये तो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही आज नई पेंट फैक्ट्री जो आदित्य बिरला ग्रुप है ग्रासिम पेंट्स की, वो पानीपत में लगा रहा है। हमारे यहाँ पर बांगड़ सीमेंट ने दूसरा प्लांट स्थापित करने की सरकार से परमिशन ली है। कोका कोला ने दूसरा प्लांट स्थापित करने के लिए। इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज का आना अपने आप में एक मील का पत्थर है इस क्षेत्र के विकास में। सरकार की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रोहतक के मातूराम कम्युनिटी सेंटर में 5 जिलों के जिला अध्यक्ष, पालक, बूथ और तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर, आपको बता दें, अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि 2 सितंबर से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अंबाला से की जाएगी। इस दौरान बीजेपी के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि पंचायती चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही पार्टी इस पर फैसला लेगी। कांग्रेस पार्टी के भारत बचाओ आंदोलन को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और कोई कांग्रेसी नेताओं से ये पूछे कि वो कौन सा भारत बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार सरासर झूठ बोल रही है और पहले किसानों से मुआवजा देने का जो वादा किया दिल्ली सरकार ने किया था, उसे पूरा करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल पालक, इन 5 जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पालक, इनकी ये बैठक थी। इस बैठक के 3 एजेंडे हैं। एक एजेंडा है कि संगठनात्मक विस्तार। हम अपने संगठन को अब और नीचे तक ले जा रहे हैं। अभी विधानसभा में त्रिदेव तक हमारा संगठन है। शक्ति केंद्र की रचना के माध्यम से अब पन्ना प्रमुख तक जाएंगे। हमारे 4000 शक्ति केंद्र हैं हरियाणा में। 1 से 8 सितंबर के बीच में 4000 मीटिंगें करेंगे। हर मीटिंग में औसत रूप से 25 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं, जो हमारे कैडर के हैं। जनसभा नहीं है, ग्राम सभा नहीं है, वार्ड सभा नहीं है, कैडर के 25 कार्यकर्ता औसत रूप से अपेक्षित हैं। 1 लाख कार्यकर्ता इन बैठकों में उपस्थित होंगे और इनके माध्यम से जो रचना बनेगी वो पन्ना प्रमुखों की रचना बनेगी। एक टाइम टेबल कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि वो इस प्रकार से संगठन का विस्तार पन्ना प्रमुख तक करें। इसके साथ साथ इसी बीच में पंचायती राज चुनाव हैं, सितंबर माह में होने की संभावना है। तो जो सबको पंचायती चुनाव में भी पार्टी अपना काम करे, अपने विचार के लोगों को विजयी बनाए, उस नाते से उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। इसके साथ साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अपने अपने इलाके में नीचे बूथ पर, शक्ति केंद्र पर हमारे लाभार्थी कौन है जिनको लाभ मिल गया, कौन ऐसे हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, योजना के पात्र हैं, उन तक लाभ को पहुंचाना, इसका भी हिसाब किताब वहाँ पूरा रखें और उन लोगों को लाभ दिलवाने में मदद करें जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलना। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भिवानी के बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान कमल गुप्ता ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश को स्वाभिमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिलवाया। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश का स्वाभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौटाया है। देश में आतंकवादी बाबर ने आकर राम मंदिर को तोड़ दिया। आजादी के बाद से ये सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने के कार्य को शुरू करवाया।
कमल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामना कानून लागू करवाया और धारा 370 को हटाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी दिया। साथ ही कमल गुप्ता ने कहा कि यूएनओ में हमारे देश की भाषा को 7वें नंबर पर स्थान मिला है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको 8 साल लगभग एज प्रधानमंत्री हुए, एंड वाई ही इज अनडिस्प्यूटेड, इस पर एक विचार गोष्ठी थी, तो उसी पर विचार विमर्श हुआ, सभी बच्चों के साथ बातचीत की और इसमें कोई शक नहीं कि जो देश का स्वाभिमान 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, अगर रियलिटी में अगर स्वाभिमान बरकरार हुआ है तो वो इन 8 सालों में हुआ। 8 सालों में भारत का स्वाभिमान, भारत के पूजनीय वंदनीय सबसे श्रेष्ठ जो हम कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना, ऐसे भगवान राम का मंदिर जो कि 600 साल से एक दास्तां की कहानी कहता था, आतंकी आया बाबर और उसने हमारा मंदिर तोड़ा और देश की आज़ादी के बाद भी हम उसको बना नहीं पाए। 2 वर्ष पहले उसका बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी के कारण ही हुआ। आप नेता और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के टैक्स के पैसों से विधायकों को खरीदने में लगी है, जनता के खून पसीने के पैसों से अपने अरबपति मित्रों के लोन माफ करने में लगी हुई है। बीजेपी जनता के पैसों से विधायकों की खरीद फरोख्त करके कई राज्यों की सरकार गिरा चुकी है। जनता बड़ी उम्मीदों से सरकार चुनती है। बीजेपी सीबीआई और ईडी की रेड का डर दिखाकर विधायकों को डर दिखाकर सरकार गिरा देती है। बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान में सरकार गिराने का एक ही तरीका है। सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी देश में 277 विधायकों को खरीद चुकी है। अगर सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपया दिया हो तो अभी तक 5500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। बीजेपी को दिल्ली में 40 विधायकों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि एक इस खरीद फरोख्त के 800 करोड़ रुपया कहां रखे हैं, यह पैसा बीजेपी ने कहां छुपा रखा है, आखिरकार बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आया और किसके पास है। भारतीय जनता पार्टी आपके टैक्स के पैसे से विधायकों को खरीदने में लगी है। आम जनता के खून पसीने की मेहनत की कमाई को अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में लगा रही है। भाजपा आपके पैसे से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अब तक कई सरकारें गिरा चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, आसाम में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराई, मणिपुर में सरकार गिराई, मेघालय में सरकार गिराई। जनता बड़ी उम्मीद के साथ एक सरकार को चुनती है और भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे विधायकों को खरीदती है और सरकार गिरा देती है। भाजपा का सरकार गिराने का सेम पैटर्न है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इन सभी राज्यों में सीबीआई, ईडी की रेड का डर दिखा के खरीद फरोख्त करती है एमएलएस का। भारतीय जनता पार्टी अब तक देश भर में 277 विधायकों को खरीद चुकी है। अगर सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए भी दिए हों तो अब तक लगभग 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी इस व्यापार में लगा चुकी है, इस खरीद में लगा चुकी है। आप सबको पता होगा, दिल्ली में भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2009 के बाद खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसी खिलाड़ी की इनाम राशि अगर बची हुई है तो वो जल्द से जल्द आवेदन करें। बची हुई इनाम राशि भी खिलाड़ियों को दी जाएगी।
हरियाणा की बेहतरीन खेल नीति का परिणाम है कि खेलो इंडिया की मेडल टैली में भी हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। कॉमनवेल्थ खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा है। संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा को खेलों में और आगे बढ़ाना है। इसके लिए 3-4 और खेलों को चिन्हित किया गया है जिन्हें ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें, हम उन्हें खेल सुविधाएं और मैदान देंगे। आज एक हॉकी के सेमी टूर्नामेंट कह सकते हैं, इस जोन की जो टीमें हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर हर जगह पर ये खेल दिवस को मनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स में अगर हम मेडल टैली की बात करें, अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल्स में 20 मेडल जो हैं वो हरियाणा की झोली में पड़े हैं। और अगर हम बात करें तो लगभग 33% जो है वो हरियाणा की झोली में पड़ी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल नीतियां, खेल को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी की हैं। और ये स्टेडियम्स के अंदर जो जो चीज़ें हमने डेवलप करनी है उसकी आज मैंने घोषणा भी की है, चाहे वो फुटबॉल का ग्राउंड हो, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, चाहे वो हॉकी की फ्लड लाइट्स हों, और भी जो यहाँ पर चीज़ें, चाहे वो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, चाहे वो कैसी भी हों, उसके लिए मैंने आज घोषणाएँ की। तो इस घोषणाओं को बहुत ही जल्द, मतलब ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा जल्द हम इसको शुरू करा कर पूरा करेंगे, जिससे कि खिलाड़ी और ज़्यादा कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय सभागार में सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक ली, जिसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों की क्लास लेते हुए सांसद ने कहा कि जिस विभाग ने विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने में देरी की है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों पर पूरा फोकस रखें और समय रहते सभी बड़े और छोटे विकास कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि दिशा की बैठक में सांसद नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। सभी विभागों के अधिकारियों से एक एक विकास कार्य पर फीडबैक ली गई है। विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी ग्रांट की जरूरत है। इस जिले में सभी विभाग और अधिकारी मिलकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन विभागों के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। जैसा कि जो बैठक हुई है उसके अंदर कामों की जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का रिव्यू हुआ है, कामों को गति मिली और उसको लेकर के हर डिपार्टमेंट से इस बात की, हर विभाग को लेकर के चर्चा की गई है, कामों के विकास की गति बने, उसको लेकर के आज ये बैठक थी और उसके अंदर लगभग हर विभाग से हमने इसकी चर्चा की है। इसके अंदर सारा रिव्यू किया गया कि किस प्रकार से जो अंतिम हमारे तो कैसा बेनिफिट मिल सके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसीजन के ऊपर लिए नई बिल्डिंग में इस तरह PMY का काम था, गरीबों को कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए, तो टोटल इस मीटिंग के डेवलपमेंट के बारे में इस प्रकार से MP रहने से जो पैसा आता है निचले स्तर पर ग्रांट लगी नहीं लगी क्यों रुका हुआ है। टोटल डेवलपमेंट को लेकर ये अच्छी मीटिंग है, आज मीटिंग लगाया जाती है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और ड्रग्स को लेकर भी जो बातें सामने आई हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जिन्होंने ये काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिए जाने का मामला उजागर हुआ है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ हुई जब वो सारे वीडियोस जो हैं उनके सार्वजनिक हुए और सामने आए। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, ज़बरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे आप समझ सकते हैं। तो मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करे और जल्द से जल्द जो है दोषियां जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। वहीं सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गोवा पुलिस केस में शुरू से ही गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी ने सबूतों को भी मिटा दिया है। रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में CBI जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि
पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। और पूरे हरियाणा की ये मांग है, अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई और इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। होडल की सीआईए टीम ने फर्जी सिम के मामले में एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो आम लोगों के नाम से मोबाइल सिम को एक्टिव कर बदमाशों को बेचता था। इन सिमों का इस्तेमाल बदमाश लोगों से रंगदारी मांगने, धमकी देने और पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए करता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके पास से आम अन्य लोगों के नाम पर एक्टिव 811 मोबाइल सिम भी बरामद किए और 590 खाली रेपर सिम और 891 सिम आदि और 10 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 303 फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। मुकदमा नंबर 403 है 20/8/2022 का मैटर है। उसमें हमने पहले एक आदमी को बिलाल को गिरफ्तार किया था, फिर बिलाल के डिस्क्लोजर पे हमने 4 आदमी और अरेस्ट किए थे और उनका 5 दिन का रिमांड था। रिमांड के दौरान हमने इनसे जो निशानदेही थी वहाँ पे जो रॉबर्टगंज में मिर्जापुर वहाँ पे निशानदेही की और इनकी जो पूछताछ में जो 3 आदमी और हैं हमारे, एक तो कुद्दूस है लड़का, ये बादली गाँव का रहने वाला है मेवात का, एक इकबाल है ये नीमखेड़ा पुराना का रहने वाला है और तीसरा तारिफ है ये बिशु गाँव का रहने वाला है। इनके नाम उजागर हुए हैं इसके अंदर। इनसे 482 के करीब जो वोडाफोन के सिम थे पहले वो रिकवर हुए थे, 175 जियो के हुए थे, 12 सिम थे जो एयरटेल के थे और 89 जो फर्जी कार्ड थे, 10 ये फ़ोन थे इनसे, एक लैपटॉप था, एक प्रिंटर था, 3 बायोमेट्रिक मशीन थी जो रिकवर हुई। अंबाला में सरकारी स्कूल के एक टीचर द्वारा 9वीं कक्षा की छात्रा को पीटने का मामला सामने आया, जिसमें अध्यापिका ने छात्रा को शरारत करने पर इस कदर पीट दिया कि बच्ची की हालत खराब हो गई। छात्रा कुछ भी बोल पाने और कह पाने की हालत में नहीं है। छात्रा डिप्रेशन में लग रही है और हाइपर और घबराहट में है। वहीं अध्यापिका ने छात्रा की पिटाई के आरोप को सिरे से नकार दिया। जिला शिक्षा विभाग ने इस मामले को लेकर जांच की बात कही है तो पुलिस उचित कार्रवाई का भरोसा दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगढ़ की सीआईए 2 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए आकी गई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुड्डू, संजय और संतोष के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। तीनों बिहार के गया जिले से अफीम लेकर आए थे। बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी अफीम तस्करी के आरोप में लगी है। जाखल में मॉडल संस्कृति स्कूल के छात्र 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों का कहना, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो स्कूल को ताला जड़ देंगे। जानकारी के मुताबिक संस्कृति मॉडल स्कूल से 10 शिक्षकों को तबादला किया गया, जिससे नाराज छात्रों ने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब किसान संगठनों की भी छात्रों का साथ देते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनके स्कूल में जल्द नए टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई तो वो स्कूल की तालाबंदी करने पर मजबूर होंगे। सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, जो कि हमारे पास 33 टीचर है, उनमें से 16 टीचर रह गए थे। अब इन 16 में से 10 टीचर रह गए। 10 टीचरों का तबादला और गांव में कर दिया है। हमें उपलब्ध टीचर नहीं मिल रहे और हमारा धरने का चौथा दिन है। नहीं तो हम इसको और भी करेंगे। अगर धरना नहीं है, फीस ज़्यादा ले रहे हैं, टीचर नहीं दे रहे। हमारे सिर्फ 60 टीचर हैं, सारे टीचर ले गए हैं, रोज बदली कर रही है उनकी। ये धरना और भी बड़ा होगा और हम भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि 5 बच्चे हर रोज भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो
हम यही बोलेंगे कि हमारे टीचरों का प्रबंध करो। वैसे तो सरकार बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ देख ले हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो खुद हमारी शिक्षा को नष्ट करने लग रही है। यहाँ से नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खुद नष्ट करने लग रहे हैं, बेटियों की पढ़ाई नष्ट करने लग रहे हैं। ये हमने तो टीचर चाहिए, अगर हमें टीचर नहीं मिले हम स्कूल पर तालाबाजी कर देंगे, ना तो हम इन टीचर्स को जाने देंगे। जब तक हमारे नए टीचर नहीं आते तब तक हम उन टीचर्स को नहीं भेजेंगे, हम स्कूल पर तालाबाजी करेंगे और हम अपने पेरेंट्स को बुला कर लेकर आएंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं सभी दर्शकों के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे अभी समझ नहीं है कि वो क्या चीज अपने मुंह में डाल रहा है, तो आप सभी सचेत हो जाइए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि पंचकुला के साथ लगते पिंजौर एरिया में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 1.5 वर्ष के बच्चे ने अपने घर में एक बोतल का ढक्कन गले में निगल लिया, जिसके बाद उसकी सांसें अटकने लगी। तो परिवार के लोगों ने बच्चे को इस हालत में देखा और बड़ी मशक्कत के बाद उसके गले से उस ढक्कन को बाहर निकाला गया, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इस ढक्कन को बाहर निकालने के बाद 1.5 वर्षीय बच्चा अचेत होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राइमरी जांच में डॉक्टरों ने पाया कि वो ढक्कन उसके गले में गया, वे गले के अंदरूनी हिस्से में काफी देर तक अटका रहा, जिसके चलते बच्चा सांस नहीं ले पाया और ऐसे में उसने दम तोड़ दिया। सामाजिक सरोकार से जुड़ी ये सभी खबरें इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाता है। ये खबर इंडिया न्यूज हरियाणा के उन सभी दर्शकों से जुड़ी है, उन सभी दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है जिनके घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें। जो उनके घर का फूल है उसका बेहद ख्याल रखा जाए, क्योंकि हरियाणा की घोषित राजधानी पंचकुला के अंदर एक ऐसा ही बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 1.5 वर्ष के एक बच्चे ने अपने घर के अंदर एक ढक्कन गले में निगल लिया। जब परिवार के लोगों को पता चला कि उसने किसी ढक्कन को निगला है, तो सभी लोग उस ढक्कन को बाहर निकालने पर जुट गए। अमूमन काफ़ी देर की कोशिश के बाद उस ढक्कन को बाहर निकाला गया, लेकिन जब उस ढक्कन को बाहर निकाला गया तो वो खून से पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसे में परिवार के लोगों ने सोचा कि ढक्कन बाहर निकल गया है, अब कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन चंद ही मिनटों के बाद उस बच्चे ने खून की एक उल्टी की और उसके बाद वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे जनरल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में आप सभी से गुजारिश है कि अपने घर के फूल, अपने नन्हे मुन्नों का बेहद ख्याल रखा जाए। अमूमन जब तक वो किसी बात को समझने के लायक नहीं बनते, जब तक वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि उन्हें क्या मुंह में डालना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी, जब तक इन कायदे और नियमों की जानकारी आपके बच्चों तक नहीं पहुंचती, वो इस बात को नहीं समझते, तब तक एक माता पिता का या फिर एक परिवार का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखें। बेहद ही संवेदना के साथ उसे उन चीज़ों से बचाया जाए जो उसके लिए खतरनाक हैं, नहीं तो हश्र सिर्फ और सिर्फ उस 1.5 साल के बच्चे जैसा हो सकता है। ऐसे में आप सभी से गुजारिश है कि अपने नन्हे मुन्नों का ख्याल रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात से सचेत रहेंगे और अपने घर के फूल का ख्याल रखेंगे। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।